अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक हुई। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर की नींव का निरीक्षण किया, जिसका 5 लेयर का काम पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि तेजी से मंदिर निर्माण का काम जारी है। उम्मीद है कि साल 2024 तक निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर की नींव का निरीक्षण किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर भी बात की। बैठक खत्म होने के बाद शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने बताया कि मीटिंग में टाटा कंसल्टेंसी और L&T के इंजीनियर्स के साथ भी निर्माण सामग्री पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आशा है कि 2024 तक मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, वो डाल रहे हैं, तब डालेंगे ऊपर तक, फिर वहाँ से ऊपर जाकर मंदिर शुरू होगा। अच्छा महाराज जी, क्या 2024 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ये टारगेट है अपना? आशा मुझे यही है। सुबह 9:30 बजे भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज परिसर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दरबार में माथा टेका और उसके बाद राम जन्मभूमि गर्भगृह जो निर्मित है, जो पुराना गर्भगृह है जहां पर बुनियाद भराई काम चल रहा है, उसका निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ L&T ऑफिस विश्वामित्र आश्रम में भी उन्होंने बैठक की। करीब 3 घंटे ये बैठक चली और बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। राम मंदिर के लिए दुनिया भर से अरबों रुपए का चंदा आ रहा है, जिसका इस्तेमाल मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा। और सबके बीच आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी थी। दावा किया है कि दोनों लेन देन 5 मिनट के अंदर किए गए। आरोप यह भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इशारे पर लेन देन किया गया था। संजय सिंह का यह भी दावा है कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय रजिस्ट्री के गवाह थे। उन्होंने इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खारिज किया है। चंपत राय ने साफ किया है कि आरोपों का सामना लंबे वक्त से करते आ रहे हैं और वो हर सवाल का सामना करने को तैयार हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। राम मंदिर निर्माण के भ्रष्टाचार के कथित आरोपों पर अयोध्या के संतों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। संतों ने साफ किया है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आरोप गलत निकलते हैं तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए, और समर्पित होने वाला व्यक्ति और ट्रस्टी जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता और रामलला के संपत्ति का और रामलला के नाम से। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। क्योंकि भगवान राम के
के ऊपर ये अपमान है, राम भगवान श्री राम के मंदिर का अपमान है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। और लखनऊ से बड़ी खबर है, राज्यपाल से मिले सीएम योगी, राजभवन में की शिष्टाचार मुलाकात। आनंदीबेन पटेल से योगी की मुलाकात। सीएम योगी ने राज्यपाल से को किताब भेंट की है और एक शिष्टाचार मुलाकात जिसकी तस्वीर जारी की गई है। ये आप देख रहे हैं, किताब भेंट करते हुए सीएम योगी राज्यपाल को, और दोनों के बीच हुई मुलाकात। हाल के दिनों में ये कई बार मुलाकातें हुई हैं और आज फिर एक बार मुलाकात। हालांकि आज चीफ जस्टिस के पद को शपथ ग्रहण भी हुआ, उसमें भी मौजूद थे राजभवन में, और फिर मुलाकात राज्यपाल से। और लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फैसला किया है कि किसान अब 15 जून के बाद भी मंडी में अपना गेहूं बेच सकेंगे। अब तक यूपी में 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 5612 केंद्र बनाए हैं। माना जा रहा है कि तारीख बढ़ाने के ऐलान से लाखों किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। और योगी सरकार कल से प्रदेश भर में रेहड़ी पटरी दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रही है। हर जिले के नगर निगम, नगर पालिका परिषद ऑफिस में बूथ बनाए गए हैं जहां 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल विक्रेताओं को टीका लगेगा। रिक्शा ठेला चालकों के लिए 50-50 व्यक्ति की क्षमता वाले बूथ की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइवर बूथ बनाए गए हैं। हर रोज कम से कम 100 कमर्शियल ड्राइवर का वैक्सीनेशन होगा। इसके अलावा बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए 50-50 बूथ बने हैं। दरअसल सरकार कल से अभियान शुरू कर रही है कि जो लोग बाकी लोगों के ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं उन सबको जल्द से जल्द टीका लगाया जाए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, तो ये मकसद है कि जो लोग ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको पहले इम्यून किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की शुरुआत सरकार हर हफ्ते कर रही है। सोमवार को हर बार कुछ ना कुछ नया वैक्सीनेशन को लेकर के हो रहा है। इससे पहले महिलाओं के लिए एक बूथ बनाया गया था, अभिभावक बूथ की शुरुआत की गई थी, यानी कि जिन अभिभावकों के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, सरकार उसके पीछे लक्ष्य था कि तीसरी लहर आने की जो संभावना है बच्चों में, पहले उनके अभिभावकों को वैक्सीनेशन करा दिया जाए। अब बड़ा यह कदम है कि ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को वैक्सीन दी जाए और प्राथमिकता के आधार पर दी जाए। और सबसे खास बात इसमें है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, यानी जब सेंटर पर पहुंचेंगे स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन करा करके लोग वैक्सीनेट को करा सकते हैं। यानी कि इस बात की प्रतिबद्धता नहीं है कि पहले से कोविन ऐप पर लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि सरकार इस बात को समझ रही है कि बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालक हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, उसमें से ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, टैक्सी चालक सबसे अहम कड़ी होती है। तो ऐसे में कल से एक बड़ी अहम शुरुआत होने जा रही है। बेशक, तो ये ऐसे लोग जो इन पर खुद पर खतरा ज़्यादा रहता है और ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनसे फैलने का भी खतरा रहता है ज़्यादा, उन सभी को वैक्सीन लगाने के अभियान की कल से शुरुआत कर रही है यूपी की सरकार। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले पहली बार 500 से भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कुल 400 नए केसेस मिले हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में कुल सक्रिय केस अब 8,900 ही रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम हो गई है, ये 0.2% के पास है। रिकवरी रेट 98.2 यानी कि 98.2% है। ज़्यादातर जिलों में कोरोना के आंकड़े 2 अंकों में पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,90,000 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में वैक्सीन की 2,29,35,815 डोज लगाई जा चुकी है। जो है ये एक मॉडल बना है जिसमें कि जहां एक और 30 अप्रैल को 3,10,000 मामले आए थे, कुल एक्टिव मामले थे, वहां आज वो घट के 9,000 से भी नीचे चले गए हैं, 8,986 हैं।
इतने कम समय में देश में और दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है कि इतनी तेजी से जो है वो मामले घटे हों कहीं पर भी, और घटे तब हों जबकि टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई हो। टेस्ट की संख्या 3 लाख के आसपास लगभग पिछले 1 महीने से है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव को राजभवन के गांधी हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी भी मौजूद थे। 26 जून 1961 को जन्मे संजय यादव 2 बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और 8 जनवरी 2021 को वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से ट्रांसफर होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो बेहद ही अहम और उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज और राजनेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में अंतिम सांस ली। हृदयेश का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए वो कल दिल्ली पहुंची थी। आज उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में उनके हार्ट अटैक से निधन हो गया। कल हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार होगा। उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा रही हैं और आज अचानक उनके निधन ने सबको चौंका दिया। और इंदिरा हृदयेश के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि इंदिरा हृदयेश ने प्रभावी विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। इंदिरा हृदयेश के पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी था। परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट इंदिरा हृदयेश के निधन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके दुख जताया। लिखा कि उत्तराखंड विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी के निधन पर गहरा दुख हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी दुख जताया है। इंदिरा हृदयेश के निधन पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा कि यूपी और फिर उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय तक अति सक्रिय व अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आज निधन की खबर अति दुखद है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। अखिलेश ने लिखा कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और सदन में नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का निधन अत्यंत दुखद। इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। हत्या के आरोप में फरार अजीत सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आज पुलिस ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने अजीत सिंह के पोल्ट्री फार्म को गिरा दिया। 2 दिन पहले प्रधानी के चुनाव में वोट नहीं देने से नाराज अजीत ने गांव के ही एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। मेहनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का ये मामला है। पुलिस ने अजीत सिंह समेत 4 को हत्या के आरोप में नामजद किया है। और कासगंज में जिला प्रशासन ने भूमाफिया और गैंगस्टर नत्थू सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गलत कार्यों से अर्जित 110 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई संपत्ति की मार्केट वैल्यू 6 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। दबंग भूमाफिया नत्थू सिंह पर कार्रवाई से जिले में हड़कंप है। कोतवाली सोरो क्षेत्र के पचलाना गांव का ये मामला है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम और सीओ ने खेतों में ट्रैक्टर चलवाया। मुझे तो बहुत अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है। अवैध रूप से अर्जित की गई है, उस पर जो है हम हमारे जिला उप जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं
और इसके अलावा इन पर पैनी नज़र भी रखी जा रही है। और इनके जैसे हमारे क्षेत्र में जितने भी ऐसे अपराधी हैं कि आर्थिक अपराधी हैं, भूमाफिया हैं या किसी प्रकार के माफिया हैं जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, इनके खिलाफ इसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करती जा रही है।